कुछ बोलिएगा, यस नो हूँ हाँ कुछ कीजिएगा। नो सर। यू डोंट नो अबाउट द C90 और C99 नहीं जानते? अच्छा ठीक है। डू यू नो अबाउट द ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन? यस सर। ओके। यू नो अबाउट द ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट? यस। यस सर। That is also provide the standard. But the difference is that, ठीक है, ISO provides the standard for all kind of things, सभी चीजों के लिए, चाहे वो पेन हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल लेवल पे कौन है? ISO। लेकिन जो ANSI है वो आपके कंप्यूटर के स्टैंडर्डाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, स्पेशली फॉर योर स्मॉल कंप्यूटर। ठीक है, फॉर योर बिग कंप्यूटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM भी एक संस्था है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। यस सर। ठीक। तो जो सी का इन्वेंशन जो 1972 में हुआ है, किसी किसी बुक में 71 भी लिखता है, और कुछ कुछ लोगों का मानना है कि 69 से ही ये अप्रोच रहा है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ बुक्स आप पढ़िएगा उसमें किसी में 71 और किसी में 72 लिखा रहता है। हम लोग 72 लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक दो किताब जैसे टेक्स्ट बुक के तौर पे लेटर सी हो गया या बाला गुरुस्वामी हो गया, ये लोग 72 का जिक्र करते हैं। तो सी 72 में इन्वेंटेड हुआ, मतलब पहला वर्जन मार्केट को दिया गया, और सी ओपन सोर्स तब से अब तक का ओपन सोर्स रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि सी की स्टैंडर्ड डिफाइन कब हुआ? 89 में। कब स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया? 89, यानी 72 में हुआ, 89 में स्टैंडर्ड डिफाइन हुआ, यानी तकरीबन 17 साल के बाद, तकरीबन 17 साल के बाद, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है। ये कि जो सी के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो स्टेटमेंट्स हैं, उन बेसिक स्ट्रक्चर स्टेटमेंट से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोडिंग करने के तरीके एक जगह होंगे, चाहे आईडी कोई भी, ठीक है। यानी प्रिंटअप जैसे बच्चे लिख रहे हैं वैसे ही लिखेंगे, चाहे वो किसी भी आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोग्राम मेन से शुरू होगा, ठीक है, चाहे किसी भी आईडी का आप इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड दिया गया, उस स्टैंडर्ड में इसके कीवर्ड्स भी डिफाइन किए गए, और C99 C90 तक, यानी C89 में आया था, लेकिन उसको स्टैंडर्ड जो दिया गया उसका नाम रखा गया C90, ठीक है, क्योंकि इस प्रोसीजर में 2-4 महीने का वक्त लगा, तब तक 1990 आ गया था, तो C90 इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है सी का, और इसके मुताबिक सी में 32 कैरेक्टर 32 कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो C99 आया ना, उसमें 5 कीवर्ड्स और बढ़ गए, यानी जो 32 थे वो कितने हो गए? 37, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सी, जिस सी को हम यूज करते थे, अब वो C++ के साथ जाने लगा, यूज होने लगा। जैसे हम लोग टर्बो का यूज करते हैं, तो हम कहा टर्बो सी, हम लोग ओरिजिनल सी के कंपाइलर को यूज करते हैं, हम तो C++ के कंपाइलर को यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि C90 और C99 में क्या डिफरेंस है, तो पहले आपका जवाब देना होगा कि C90 और C99 दोनों स्टैंडर्ड है सी का, जो एक 90 में किया गया और एक 1999 में किया गया। दोनों में कीवर्ड्स की डिफरेंस है। C90 में अगर बात करें कीवर्ड्स की, तो 32 कीवर्ड्स सी के होते हैं, ठीक है।
हम लोग अभी भी जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो C90 का ही फॉलो करते हैं, ठीक है, जो सिलेबस है। और C9099 की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें 5 और एडिशनल कीवर्ड्स ऐड कर दिए गए और टोटल कीवर्ड्स हो गए 37। ठीक है, ये पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन था सी से रिलेटेड कि C90 और C99 में क्या डिफरेंस है या क्या समझते हैं। तो इतना पॉइंट्स आपको दे देना है कि भाई दोनों स्टैंडर्ड है, दोनों के समय अलग अलग है, एक 90 का है, एक 1999 का है, और दोनों में कीवर्ड्स का डिफरेंस है, एक में 32 कीवर्ड्स है और एक में 37 कीवर्ड्स है, यानी 5 एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++। तो आपकी तरफ से 2-3 पॉइंट क्या आएगा? ये जितने क्वेश्चंस बोल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, आप अदरवाइज में नहीं लीजिएगा, ये इसी टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। क्या डिफरेंस है C और C++ में? दोनों पढ़े हैं ना जी आप लोग? यस सर। हाँ जी, आदित्य राज तुम ही बताओ। सर सी सर, ये सर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेरी गुड, पहला डिफरेंस क्लियर। दूसरा? दूसरा है सर, सी होगा सर मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है सर, और सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज होता है। नहीं, C++ इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल लेवल, क्योंकि C++ कभी C को छोड़ के नहीं होता है, होता है। नो सर। क्या किसी और भी सर, C++ कंपाइलर में आप C का काम नहीं करते हैं? सर करते हैं सर। करते हैं, तो फिर आपका C++ भी मिडिल में ही आ जाएगा, उसको नहीं छोड़ सकता, वो छोड़ नहीं रहा है। तो ये बहुत ऑथेंटिक नहीं है। दूसरा और बताइए कोई। सर इसमें सर सी में सर, इसमें सर पॉइंटर होता है, और सी प्लस प्लस में सर पॉइंटर और रेफरेंसेस दोनों होता है। ये तो विचित्र वाला थोड़ा सा बात कर दिए। पॉइंटर और रेफरेंसेस दोनों होता है मतलब थोड़ा समझाइए। सर इसमें सर पॉइंटर के हेल्प से सर हम इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और इस और रेफरेंसेस में सर सर उसमें सर क्लियर नहीं हो रहा है, उसमें भी सर रेफरेंसेस का यूज करते हैं। देखिए, रेफरेंसेस का मतलब कहीं ना कहीं एड्रेस से ही होता है, और वो भी टर्म यस सर। पॉइंटर से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, रेफरेंसेस में दो तरह का होता है, एक इंटरनल रेफरेंसेस होता है, एक एक्सटर्नल रेफरेंसेस होता है मेमोरी का। जैसे हम वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं, तो हमारा कंपाइलर इंटरनल रेफरेंसेस क्रिएट करता है उसके लिए। आप इंट एक्स लिख देते हैं, तो एक्स क्या है? एक्स कुछ नहीं है, एक तरह का रेफरेंस ही है। ठीक है, यानी एक इंटरनल रेफरेंस यानी एड्रेस, एक मेमोरी एड्रेस जनरेट होता है 2 बाइट का, और वो इंडिकेट किया जाता है, वो कहीं पे स्टोर किया जाता है कि भैया ये जो एड्रेस है ये एक्स के लिए। तो आप कहते हैं कि एक्स वेरिएबल हम यूज करते हैं, तो एक्स कुछ नहीं है, एक्स भी यहाँ पे एक तरह से इंटरनल रेफरेंस जैसा ही है। और अगर वही एड्रेस को हम एक्सटर्नली प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें पॉइंटर की जरूरत होती है। यानी रेफरेंस मीन्स एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ठीक है, दूसरा डिफरेंस अभी भी सटीक नहीं है, और कुछ सोचिए। सर सी में सर सी सर ये सर इनलाइन फंक्शन सपोर्ट नहीं करता है सर, और सी प्लस प्लस सर सपोर्ट करता है। C++ सपोर्ट करता है, ठीक है, ओके। कीवर्ड्स के भी तो डिफरेंस हो जाएंगे। अगर हम C90 स्टैंडर्ड से लेके, वो तो डिफरेंस है ही। जैसे इसने पहला पॉइंट दे दिया कि एक स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है,
और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो जाहिर बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की चीजों को अब हमको बात करने की इसके साथ जरूरत नहीं है, वही डिफरेंसेस क्लियर हो गया। ठीक है, वैसे बढ़ा चढ़ा के करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लाइन तो वहीं पर स्पष्ट हो गया। मैं ऑथेंटिक डिफरेंस जानना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको इतना 10-12 पॉइंट बोलने के लिए नहीं देगा, वो 1-2 पॉइंट देगा, आप ऑथेंटिक बोल दीजिएगा, वहीं पे बात खत्म। पहला तो बिल्कुल सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या होगा, कीवर्ड के डिफरेंसेस आपके, अगर हम एक स्टैंडर्ड ले लें, 90 के स्टैंडर्ड को उठा लें और उससे हम सी के कीवर्ड्स को बोलें तो उसमें 32 कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन अगर हम सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स को बोलें, ठीक है, तो 50 होते हैं। 49 + 1, हाँ 50 होते हैं। कितने होंगे? 50। तो कीवर्ड्स का डिफरेंस है इसमें, यानी सी प्लस प्लस में सी से ज्यादा कीवर्ड्स हैं। ओके, यस सर। एक एक क्वेश्चन आप लोग से किए थे बहुत पहले, पता नहीं आप लोग से किए थे कि किसी और बैच से किए थे, कि बिना इफ बिना टर्नरी लगाए, ठीक है, 2 नंबर में कौन बड़ा है वो बता दीजिए। बिना इफ, बिना टर्नरी, बिना एंड, कुछ भी लगाए, ठीक है, 2 नंबर में कौन बड़ा है वो बता दीजिए। ये सी प्लस प्लस का क्वेश्चन पूछे थे, सी में नहीं पूछे थे, क्योंकि सी में अगर हम सी को लेके चलें तो 32 कीवर्ड में ये हुई वो कीवर्ड शामिल ही नहीं है जिसको हमको इसके लिए यूज करना है, ठीक है। और वो कीवर्ड था बुल, बुलियन, बुलियन से निकाला गया है बुल, ठीक है। तो हम कन्वर्जन करना पड़ता था इसमें बुल में, तो उसका होता था A/B + A, ठीक है, और A/B × A, ठीक है, और प्लस B × B/A, ऐसे करके निकालिएगा, जो वैल्यू आपका बिगर होगा वो आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला था ये, ठीक है। तो इसमें आप जो डिफरेंस देंगे वो किसका देंगे? कीवर्ड्स का देंगे। कि दूसरा पॉइंट में सी सपोर्ट्स 32 कीवर्ड्स वेयर एज सी प्लस प्लस सपोर्ट्स, ठीक है, 50 कीवर्ड्स, ठीक है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों 49 भी आ रहा है, लेकिन कहीं हम दिमाग में ये भी कर रहा है कि एक बात में इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है, तो देख लीजिएगा 49 या 50, ठीक है। ये 2 पॉइंट हुआ। एक और क्वेश्चन था सी प्लस प्लस से, सी का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग कर लिए थे, सी प्लस प्लस का। सी प्लस प्लस में हम जानते हैं कि जो डेटा सिक्योरिटी है वो 3 तरह से डिफाइन होता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। एवरीबॉडी, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। डेटा सिक्योरिटी इसी से डिफाइन होता है, डेटा या मेथड सिक्योरिटी, ठीक है। सी में ऐसे कौन सा फीचर है जिससे किसी क्लास के प्राइवेट डेटा भी ब्रीच हो जाता है? यानी ब्रीचेज ऑफ सिक्योरिटी आप इसको कह सकते हैं। ऐसा कौन सा फैसिलिटी है जिसमें ये ब्रीचेज हो रहे हैं? जावा में नहीं होता है, पाइथन में भी नहीं होता है, यहां हो रहा है। और वो कौन सा फीचर है जो इस चीज को कर रहा है? क्योंकि प्राइवेट डेटा कांट बी शेयरेबल। अगर कोई डेटा प्राइवेट है, मेथड प्राइवेट है, यू कांट शेयर इट एनीवेयर, ठीक है, बिकॉज कि प्राइवेट इज प्राइवेट। अगर प्राइवेट को आपने शेयर कर दिया तो फिर प्राइवेट कहां रहा? पर फिर भी शेयरेबल हो जा रहा है, फिर भी एक्सेसिबल हो जा रहा है। इसमें सी प्लस प्लस में एक फीचर के द्वारा, वो फीचर कौन सा है? फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन, बिल्कुल सही, ठीक है। यानी फ्रेंड फंक्शन जो है ये एक ऐसा कंसेप्ट दे दिया गया है जिसके थ्रू हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए उस क्लास के हम प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर लेते हैं। वेरी गुड आंसर। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड फंक्शन आपके दिमाग में चल रहा है। वेरी गुड, ओके।
let's come to the another. What is the basic difference between macro in C and inline in C++? Give me one difference. सर मैक्रो प्री प्रोसेस्ड होता है हाँ, और इनलाइन? सर वो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन होता है, उसको वहां इनलाइन फंक्शन को मींस उस समय इन जहां कॉल किया जाता है उस कोड में उसको शामिल कर लिया जाता है। इनलाइन में शामिल कर लिया जाता है? यस सर, इनलाइन को शामिल कर लिया जाता है जहां पे उसको कॉल किया जाता है। तो डिफरेंस क्या है यार? डिफरेंस मैक्रो सर सबसे पहले वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने से पहले ही वो लोड हो जाता है सर। तो और इनलाइन में तो लोड हो जाता है। इनलाइन सर जब कॉल करेंगे तब ना उसको सर को होगा, जनरली जब फंक्शन बनाते हैं तब उस समय अगर मेमोरी एलोकेट होगा तब। अरे नहीं, इनलाइन के बारे में तुम पढ़ो। सी में मैक्रो का कंसेप्ट है और C++ में ऊप्स में जब जाए ना तो ऊप्स में मैक्रो के जैसा एक दूसरा कंसेप्ट पैरेलल में दे दिया गया, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड इनलाइन। बेसिकली लेकिन अगर वो एक एक और फंक्शन डेफिनेशन होता है, तो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि फंक्शन होता है तो कॉल होगा तब होगा, जरूरी है? नहीं, एक और तुम जो difference सोच हो रहे हो वो सकता भी सही है, लेकिन हमेशा फंक्शन के लिए मेमोरी कॉल होने के बाद रन टाइम पे ही एलोकेट हो ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। इनलाइन ऐसा नहीं करता है। ठीक है, दो डिफरेंस समझिए। पहला डिफरेंस कि इन सी मैक्रो इज डिफाइंड इन अ लाइन, उसमें एक ही लाइन का स्टेटमेंट होता है। कितने लाइन का स्टेटमेंट? सिंगल लाइन स्टेटमेंट। सिंगल लाइन स्टेटमेंट। जबकि C++ में जो इनलाइन फंक्शन है जो मैक्रो जैसा है वो एक फंक्शन की तरह है, इसलिए इसमें मल्टी लाइन स्टेटमेंट हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। सी में मैक्रो सिंगल लाइन में डिफाइन होता है, कभी भी मल्टी लाइन नहीं हो सकता है। और C++ में इन लाइन जो मैक्रो जैसा है सिंगल लाइन भी हो सकता है और मल्टी लाइन भी हो सकता है, क्योंकि यहां ये एक फंक्शन की तरह है। किस तरह से है? फंक्शन की तरह। ठीक। अब C++ कंपाइलर सारे बनाए गए क्लास के अंदर फंक्शन को इनलाइन नहीं मानता है। आपको इनलाइन पढ़ाया गया होगा तो इनलाइन के कुछ रूल्स बताए गए होंगे, याद है? सर कोई भी लूप या कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। कोई भी लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट, गो टू, रिटर्न, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट अगर आज एग्जिट, ऐसे स्टेटमेंट आ जाए तो वो फंक्शन इनलाइन नहीं बनेगा, चाहे आप उसको इनलाइन कीवर्ड से ही क्यों ना डिक्लेयर किए, वो डिनाई हो जाएगा, वो एक नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारा C++ कंपाइलर हमारे क्लास के अंदर उन फंक्शन को देखता है, ठीक है, और देखता है कि इस फंक्शन में न कंट्रोल स्टेटमेंट है, न लूप है, ठीक है, ना रिटर्न स्टेटमेंट है, ना रिकर्सिव है, कुछ नहीं है, तो कहता है कि ये इनलाइन बन सकता है, उसको कंपाइल टाइम पे ही उसके लिए मेमोरी रिजर्व कर देता है। लेकिन देखता है कि इनमें से कुछ भी है और कीवर्ड भी लिखा हुआ है इनलाइन, तो कहता है कि नहीं ये बन ही नहीं सकता, इसलिए उसको नॉर्मल फंक्शन बना देता है, मान लेता है। मैं जो समझा रहा हूं सब समझ में आ रही बात? यस सर। तो ये ध्यान में रखना है सब पॉइंट्स आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट गिव मी वन डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर? या कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर से आप क्या समझते हैं? ऐसा ही आपसे क्वेश्चन हो तो आपका क्या जवाब होगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर एज ए आर्गुमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को लेता है, जबकि नॉर्मल कंस्ट्रक्टर वो किसी भी चीज को इनपुट ले सकता है। तो मतलब पहला लाइन यही हो गया कि कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर दोनों कंस्ट्रक्टर ही होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है
कि एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसके पैरामीटर्स में कोई भी टाइप्स आ सकता है, लेकिन जब हम एक कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट का ही पैरामीटर होता है, क्योंकि ये उस ऑब्जेक्ट को अगर पास नहीं करेगा पैरामीटर में तो जो कॉपी का कंसेप्ट है वो पूरा नहीं होगा। क्लियर? ओके। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर? पर्पस क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने का? पर्पस सिर्फ बताना है। पर्पस, why we create a copy constructor in our class? What is the basic purpose? जैसे हमको किसी ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसके वैल्यू को इनिशियलाइज करना है तो कंस्ट्रक्टर है, कोई रिसोर्स ओपन करना है कंस्ट्रक्टर है, कोई फाइल ओपन करना है कंस्ट्रक्टर है, तो फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर का वर्क क्या है? एग्जिस्टिंग वेरिएबल, हाँ हाँ, उसको कॉपी करता है, बिल्कुल सही। वेरिएबल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम हुआ? गुलशन। गुलशन आया हुआ है, ऑफलाइन मोड में बैठा हुआ है, और गुलशन का है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट जो बन चुका है, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्लास का, और उसमें कोई वैल्यू आ चुका है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसमें हमको पिछले वाले उसी ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कॉपी करना है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो गुलशन का ये आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत, सी प्लस प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत कौन कौन से फीचर्स आते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म बेस्ड फीचर्स इन सी प्लस प्लस। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। Overloading and overriding. Okay. How many types of polymorphism? सर दो होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। Okay. Which one known as early binding and which one known as late binding? सर ओवरराइडिंग होता है वो लेट बाइंडिंग होता है, या डायनामिक बाइंडिंग कह सकते हैं, और अर्ली बाइंडिंग कंपाइल टाइम वाला, और कंपाइल टाइम, जो दोनों होता है बिल्कुल वो ओवरलोडिंग होता है। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। जो कंपाइल टाइम पे होगा दैट इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग, और उसमें ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आ जाता है, और जो ओवरराइडिंग है, ठीक है, वो आपका लेट बाइंडिंग के कंसेप्ट में आ जाता है। ओके ओके। हाउ आप कैसे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को समझाएंगे? अगर कोई पूछे कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को समझाइए एक सिंपल वे में, तो आप कैसे समझाएंगे? सर उसको ऐसे तो बोल सकते हैं ना कि मेथड ओवरलोडिंग होता है जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, और इसमें सर और मेथड ओवरराइडिंग होता है जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। ये तो हो ही गया, ठीक है, वो तो आप समझा दिए कि भाई अर्ली बाइंडिंग लेट बाइंडिंग ये सब समझा दिए। प्रैक्टिकली कैसे समझाइएगा एक? सर ओवरलोडिंग में सेम नेम और डिफरेंट पैरामीटर होता है, या नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो सकते हैं। हाँ ठीक। और इसमें जो ओवरराइडिंग है वो उसमें तो इनहेरिटेंस के केस में होता है, और सेम वेरी गुड। नंबर ऑफ पैरामीटर होना चाहिए। हाँ ठीक है। एग्जैक्टली एक सेम। तो उसमें जो डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं ओवरलोडिंग में, वो सेम नेम के होते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, रखना ही पड़ेगा हर हाल में, चाहे वो टाइप में डिफर करें या नंबर ऑफ पैरामीटर्स में डिफर करें। am I right? या तो टाइप में डिफर करें या तो नंबर ऑफ पैरामीटर में डिफर करें,
तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। और ओवरराइडिंग का कंसेप्ट भी कहता है कि नेम भी सेम, सिग्नेचर भी सेम, यानी पैरामीटर भी सेम, ठीक है, नंबर में भी, टाइप में भी, ठीक है। तो ये ओवरराइडिंग होगा। लेकिन ओवरराइडिंग जब भी होता है वो इनहेरिटेंस के साथ होता है, ठीक है, जहां पे एक मेमोरी को दूसरे मेमोरी के द्वारा ओवरलैप किया जाता है, राइट किया जाता है। नहीं, जैसे घोड़े में घुड़सवारी को हम लोग राइडिंग बोलते हैं, हॉर्स राइडिंग बोलते हैं, घुड़सवारी, ठीक है। तो घुड़सवारी करते हैं तो भाई एक राइड कर रहा है तो वो हटेगा तो दूसरा उसको राइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही कंसेप्ट है। ये जब भी होगा, ठीक है, इनहेरिटेंस के साथ होगा, क्योंकि बेस के द्वारा एलोकेटेड मेमोरी को ड्राइव जो है वो क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। इसलिए ये कंसेप्ट को दिया गया है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, गुड, ओके। ओके, लेकिन there is a drawback with the function overloading. The drawback is the function overloading is that if you want to make a function for adding different kinds of value, तो उस केस में आपको मल्टीपल फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मैं सम का एक फंक्शन बनाऊं जो दो नंबर को जोड़े, ठीक है, तो वो दो नंबर तो कैसा भी हो सकता है। तो आपको एक फंक्शन बनाना होगा सम इंटेंट ओवरलोडिंग के केस में, दूसरा फंक्शन बनाना होगा सम फ्लोट फ्लोट, तीसरा फंक्शन बनाना होगा सम लॉन्ग लॉन्ग, चौथा फंक्शन बनाना होगा सम डबल डबल। यानी इस तरह से आपको मल्टीपल फंक्शंस बनाने होंगे, ठीक है। काम तो आपने आसान कर लिया, पर प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया। एवरीबॉडी, यस सर। सर। आपने काम तो आसान कर दिया ऑपरेटर का कि भैया ये सम का फंक्शन दे रहे हैं, कोई दो नंबर दे दोगे ये जोड़ के दिखा देगा। क्यों, क्योंकि जितने कॉम्बिनेशन से वो वैल्यू दे सकता है उतना तो आप सोच के ऑलरेडी फंक्शंस बना दिए हैं, तो काम तो उसके लिए आसान कर दिए, पर प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी तो आपने बढ़ा दिया। ये तो आप समझ रहे हैं, ये तो सी प्लस प्लस भी समझ रहा है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को आप सी प्लस प्लस में कैसे रिड्यूस किए थे? सर टेम्पलेट। वाह, वेरी नाइस। इसको आप कैसे रिड्यूस किए थे? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टेम्पलेट। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि टेम्पलेट में जैसा आप डेटा टाइप, एक बार जैसा टाइप आप रखना चाहते हैं वैसा डेटा टाइप आप डिफाइन कर दीजिए, वैसा पैरामीटर आप पास कर दीजिए, वो वैसा बिहेव करने लगता है। वेरी गुड, ओके, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसका तो पॉजिटिविटी आपने टेम्पलेट पे बता दिया, तो क्या टेम्पलेट आने से ओवरलोडिंग का कंसेप्ट खत्म हो गया? क्या टेम्पलेट आने से हमको ओवरलोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये बताइए। सर ओवरलोडिंग अभी भी नहीं खत्म हुआ है सर। टेम्पलेट हमको सुविधा दिया क्या कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कीजिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा कि ओवरलोडिंग में खत्म कर रहा हूं। क्योंकि दो पैरामीटर पे आपने समझाया, वहां कॉम्प्लेक्सिटी आया तो टेम्पलेट बना के आपने सॉल्व कर दिया। लेकिन दो पैरामीटर पे भी काम करना पड़ सकता है, तीन पे भी करना पड़ सकता है, चार पे भी करना पड़ सकता है, तो सबके भी टेम्पलेट भी तो आप अलग अलग बनाएंगे, तो वहां भी तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आ गया, आ गया। यस सर। ठीक है, तो इसलिए ओवरलोडिंग का कंसेप्ट खत्म नहीं कर रहा है, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपके टेम्पलेट के साथ भी आएगा अगर आप अलग अलग टेम्पलेट अलग अलग नंबर ऑफ पैरामीटर्स के लिए आप बनाते हैं तो, ठीक है, ओके। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन, और
द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द, ये क्वेश्चन आता है पूछता इंटरव्यू वगैरह में, टेक्निकल राउंड में से क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम इन सी प्लस प्लस? एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम सी प्लस प्लस में क्या होता है? एम्बिग्यूटी, एनीबडी? नो सर। किसी को नहीं पता है? एम्बिग्यूटी ये एकदम पॉपुलर टॉपिक है जी। सी प्लस प्लस अगर पढ़ता है कोई तो ये डिस्कस होता है। एम्बिग्यूटी और इनहेरिटेंस के साथ तो मिल ही जाता है, मिलना ही है, क्योंकि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में एक आप इनहेरिटेंस पढ़े थे, मल्टी वे और मल्टी पाथ। ये भी नहीं पढ़े थे? इसका मतलब ये नहीं जानने का मतलब है कि ये इनहेरिटेंस आप कहीं ना कहीं आपके ध्यान में नहीं है। मल्टी वे मल्टी पाथ इनहेरिटेंस नाम सुना हुआ है? कम से कम इतना बोलिए कि हाँ या ना। यस सर। नाम सुना हुआ है? यस सर। इसमें क्या बताए गए थे कि किसी एक बेस के दो ड्राइव होंगे और फिर उस दो ड्राइव के एक बेस एक ड्राइव होगा, सॉरी, किसी एक बेस के दो ड्राइव होंगे और उस दो ड्राइव के फिर एक ड्राइव होगा। ठीक है, यानी किसी एक पिता के दो चाइल्ड होंगे और उस दो चाइल्ड के फिर एक चाइल्ड होगा। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रही बात? तो इसमें कंसेप्ट क्या हो गया? ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड हो गया। ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, बगल में माता, उधर पिता और नीचे बच्चा। तो कह रहा है कि जो कुछ ग्रैंड पेरेंट के पास होगा वो तो माता से भी बच्चा के पास चला आएगा और पिता से भी बच्चा के पास, पिता से भी बच्चा के पास चला आएगा। तो ग्रैंड पेरेंट का एक चीज माता और पिता दोनों को फॉलो करते हुए बच्चे के पास जाएगा, तो कितना कॉपी हो जाएगा? दो कॉपी। एक ही जगह पे दो कॉपी संभव है क्या? इंट x कोमा x लिख सकते हैं आप? नो सर। नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो इस प्रॉब्लम को नाम दिया जाता है क्या? एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, जिसे डुप्लीकेसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डुप्लीकेसी। तो जैसे ग्रैंड पेरेंट का जो भी डाटा होगा, ठीक है, वो फादर और मदर दोनों से फॉलो करते हुए चाइल्ड के पास पहुंचेगा, तो दो कॉपी न पहुंच जाएगा, जबकि चाइल्ड को जरूरत उस ग्रैंड पेरेंट की सिर्फ एक कॉपी की है, लेकिन पहुंच कितने रहा है? तो इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। और इस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए याद कीजिए, आपको बताया गया होगा कि जो माता और पिता है इनको इनहेरिट कीजिए ग्रैंड पेरेंट के साथ वर्चुअली, यानी वर्चुअल क्लास बना के। आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा होगा। ठीक है, इनको करना होगा वर्चुअली। ओके, तो सीधा सीधी जवाब है कि टेक्निकल राउंड में ऐसा 5 मिनट बोलने वाला तो होता नहीं है, एक दो लाइन बोल देना है झट से। ठीक है, तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम सी में क्या होता है? तो आपको जवाब होगा कि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम में किसी डेटा की डुप्लीकेसी को हम लोग एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। और ये अमूमन इनहेरिटेंस के साथ होता है, तब जब हम मल्टीवे इनहेरिटेंस या मल्टीपाथ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दे कि कैसे होता है, तो यही ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड वाला जो कंसेप्ट है, इसको लेके आप समझा दीजिएगा। ठीक है, इतना नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ देगा तो ये सब समझा देते। चलिए, तो ये एक सेशन रहा सी प्लस प्लस के क्वेश्चंस का। एक और उठा लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे सी प्लस प्लस, इसके बारे में कुछ हमको बताइए।
हाँ जी, प्योर वर्चुअल फंक्शन। अच्छा, हाउ यू कैन मेक द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++? How you can make the abstract class in C++? Anybody? खामोशी से काम नहीं चलेगा। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड सुना हुआ है कि नहीं, तो ये बताइए पहले। जावा में तो पढ़ाया गया है, और कंसेप्ट तो कहीं भी बदलता नहीं है, कंसेप्ट लगभग सब जगह एक ही रहता है। सर फंक्शन को केवल डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते। डिफाइन तो बेस क्लास हाँ हाँ, फंक्शन को केवल क्लास में डिक्लेयर करते हैं। करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं। जावा में थोड़ा अलग है ना, क्योंकि जावा में दो तरह का ना टेम्पलेट आपको मिलता है, एक होता है पार्शियल टेम्पलेट, एक होता है फुल टेम्पलेट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप रख देते थे पार्शियल में, और इंटरफेस को रख देते थे किस में? यस सर, फुल में। फुल में। तो एब्स्ट्रैक्ट में आप कहते थे कि कम से कम एक डिफाइन बाकी डिक्लेयर्ड, या कम से कम एक डिक्लेयर्ड बाकी सब डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, यहां तो वैसा कुछ है नहीं, यहाँ तो एब्स्ट्रैक्ट भी वही है, इंटरफेस भी वही है। तो कैसे बनाएंगे? इसका मतलब प्योर वर्चुअल आप लोग यूज नहीं किए हैं, है ना? ऐसा कभी भी वर्चुअल वॉइड शो इज इक्वल टू 0 ऐसा करके कोई फंक्शन नहीं लिखे है ना C++ में। वर्चुअल वॉइड शो इक्वल टू 0 इस टाइप से कहीं कुछ लिखे हैं? याद सर आ रहा वही है? टर्मिनेट कर देते हैं सी में भी, शायद C++ में। हाँ सर C++ में भी केवल डिफाइन कर देते हैं, वही टर्मिनेट कर देते हैं। हाँ, ये ऐसा हम जो बोल रहे हैं वो लाइन आपने कभी यूज किया है? कौन नाम है बताइए ना पहले। वर्चुअल वॉइड शो इज इक्वल टू, शो मतलब नाम कुछ भी हो सकता है, शो इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ऐसा किसी क्लास में आपने यूज किया है? नहीं किया है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, ये दोनों टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा, वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन थोड़ा देख लीजिएगा। और अगले क्लास में नहीं होगा तो इस पे डिस्कशन एक बार कर लेंगे। थोड़ा देख के आइएगा, एटलीस्ट देख लीजिएगा सिर्फ। ठीक है, समझ में आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।